जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 27 दिसंबर 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। आज मुझे एनालिसिस करने में काफ़ी देर हो गई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का PDF आपने पढ़ लिया होगा, जिसे मैं टेलीग्राम चैनल पे प्रत्येक दिन जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसे टिक करके मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करता हूँ। आज भी मैंने अर्ली मॉर्निंग में इसे प्रोवाइड कर दिया था। उम्मीद करता हूँ कि आपने इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ लिया होगा, और इनफैक्ट आज का कुछ न्यूज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आज आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का जवाब हमें देने का कोशिश करें। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा, और साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण क्यों है इस पर भी मैं डिस्कस कर दूंगा। आपके लिए प्रश्न है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है। आप सभी को ज्ञात है कि भारत में टोटल 47 रामसर साइट हैं, और 47 रामसर साइट में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है। ऑप्शन ए है रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है बेमेनार झील जो केरल में है, ऑप्शन सी है चिल्का झील जो उड़ीसा में है, या ऑप्शन डी है पेगोंग तोसो मोरिरी लेक जो कहाँ अवस्थित है, लद्दाख में अवस्थित है, भारत और चीन के बीच में अवस्थित है। तो सभी लोग इसका अटेम्प्ट करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा। ब्रह्मोस बना रहे ताकि कोई देश हमें आंख ना दिखा सके, माननीय रक्षा मंत्री जी का स्टेटमेंट है। और इनके स्टेटमेंट से 2 पॉइंट यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। एक तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है डिफेंस कॉरिडोर के बारे में। दोनों के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल क्या है और दूसरा डिफेंस कॉरिडोर क्या है। सबसे पहले चलते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। तो ब्रह्मोस मिसाइल एक क्रूज मिसाइल है। 2 तरह का मिसाइल होता है, एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, एक क्रूज मिसाइल होता है। पृथ्वी अग्नि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। जैसे मान लीजिए कि ये टारगेट है आपका, और आपको यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल दागना है, तो बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से जाएगा और अटैक करेगा। जैसे हमारे पास पृथ्वी है, अग्नि है, ये सारे के सारे बैलिस्टिक मिसाइल हैं। लेकिन क्रूज मिसाइल कैसे होता है, तो मान लीजिए कि आपका टारगेट ये है और आप यहाँ पे खड़े हैं, और आपको क्रूज मिसाइल की तरह क्रूज मिसाइल से इस पे हमला करना है, या इस टारगेट को आपको टारगेट करना है। तो आप क्रूज मिसाइल ऐसे अगर आपको छूटेगा मान लेते हैं, तो ऐसे ऐसे जाएगा पहले इस तरह से, और फाइनली जाकर के यहाँ पे अटैक करेगा। तो क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के जो पैटर्न है, बेसिक अंतर दोनों के पैटर्न में यही है। इस मिसाइल सिस्टम को 2 देश मिलकर बनाए, इंडिया और रूस, और दोनों ही देश के जो 2 महत्वपूर्ण नदी हैं उसके नाम पे इस मिसाइल का नाम पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल। भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी को नाम को मिलाकर के इसका नाम पड़ा है ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। इसकी स्पीड 2.8 मैक है। 2.8 मैक का मतलब क्या होता है? मैक मतलब होता है कि साउंड की स्पीड, जो हवा में साउंड की स्पीड होती है उसे मैक कहा जाता है। 332 मीटर प्रति सेकंड को एक मैक कहा जाता है। तो इसकी स्पीड है 2.8 मैक, यानी लगभग साउंड की स्पीड से 3 गुना इसकी स्पीड है। और लगातार DRDO प्रयास कर रहा है कि इसकी स्पीड को 5 मैक से अधिक किया जाए। 5 मैक से अधिक करने की क्या रीजन है? आप सभी को ज्ञात होगा कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया जिसका नाम है जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया रूस ने। तो वैसा मिसाइल सिस्टम जिसकी स्पीड 5 मैक से अधिक हो उसे हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम कहा जाता है। इसी तरह से इसको ब्रह्मोस को भी लगातार कोशिश किया जा रहा है कि इसे भी हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम की कैटेगरी में लाया जाए। इसलिए लगातार DRDO प्रयास कर रही है कि इसकी स्पीड को बढ़ाया जाए। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोग याद रखिएगा कि भारत फिलीपींस को ये मिसाइल दे रहा है। यद्यपि विश्व के कई सारे देश भारत से मांग कर रहे हैं, परंतु भारत फिलीपींस को ये देने के लिए सहमति जाहिर कर चुका है। और आप देखेंगे कुछ दिन बाद या कुछ वर्ष में कि भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम देगी। डिफेंस कॉरिडोर की मैं बात करूं तो भारत में 2 डिफेंस कॉरिडोर हैं। एक तो आपको उत्तर प्रदेश में है और दूसरा तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश के 6 सिटी का नाम याद रख सकते हैं आप, लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी। तो ये 6 सिटी उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को कनेक्ट करेगी, जिसका नाम है लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी। इसी तरह से तमिलनाडु का जो डिफेंस कॉरिडोर है वो तमिलनाडु के 5 सिटी को कवर करती है, जिसका नाम है चेन्नई,
होसूल, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। तो ये 5 सिटी तमिलनाडु डिफेंस कॉरिडोर के तहत आता है और दूसरा उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के तहत 6 सिटी आता है, जिसका नाम आप याद रख सकते हैं। वनडे एग्जाम में स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है। इसको एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं। तेज मगर छोटी हो सकती है कोरोना की तीसरी लहर। और साथ ही साथ ओमिक्रॉन के बारे में आप लोग याद रखें कि ओमिक्रॉन जो वायरस है, ये वायरस का सृजन जो हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। नागालैंड से अस्फा हटाने पर विचार करेगी समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि आखिर अस्फा क्या है। देखिए, अस्फा जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, 1958 में आया था। सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून, ये 1958 में एक अध्यादेश के माध्यम से इसे लाया गया था और 3 माह में इसे कानूनी जमा पहना दिया गया, यानी 3 माह के अंदर इसे कानून बना दिया गया। भारत के संविधान लागू होते ही पूर्वोत्तर राज्य में बढ़ रहे अलगाववाद, हिंसा, विदेशी आक्रमण से प्रतिरक्षा और मणिपुर और असम में 1958 में अस्फा लागू किया गया। तो मणिपुर और असम में 1958 में ही लागू कर दिया गया। क्यों लागू किया गया? क्योंकि भारत के आज़ादी के साथ ही वहाँ पे अलगाववाद बढ़ रहे थे, हिंसा बढ़ रही थी, नक्सलवाद की समस्या बढ़ रही थी। आपको पता है कि पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो काफ़ी जनजातियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, काफ़ी जनजाति वहाँ पे है और कई एथनिक समस्याएं वहाँ पे हैं। साथ ही साथ पूर्वोत्तर का जो हमारा क्षेत्र है, कहीं न कहीं वो पड़ोसी देश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो कई सारी पूर्वोत्तर की समस्या है और मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी समस्या या सबसे पुरानी समस्या में से एक समस्या नागा समस्या भी है। 1972 में कुछ संशोधन के बाद असम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड सहित समस्त पूर्वोत्तर में इसे लागू कर दिया गया। और जैसे जैसे वहाँ पे समस्याएं कम होती है वैसे वैसे उस राज्य में वो चीज़ हटाया जाता है, अस्फा वैसे वैसे हटाया जाता है। जैसे 2015 में त्रिपुरा में जब इस तरह की समस्याएं कम हुई, वहाँ पे आंतरिक अशांति कम हुई, तब त्रिपुरा में 2015 में अस्फा को हटा लिया गया। विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई, क्षेत्रीय समूह, जातियों और समुदाय के बीच मतभेद और विवाद के चलते राज्य या केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। बेसिकली ये अशांत कैसे घोषित कर सकती है, इसके लिए राज्यपाल रिकमेंडेशन देते हैं। राज्यपाल के सुझाव पे केंद्र सरकार किसी पर्टिकुलर क्षेत्र को या पूरे राज्य में अस्फा लगा सकती है। जैसे राज्यपाल ने कहा कि पूरे नागालैंड में जो है पूरा नागालैंड जो है अशांत क्षेत्र है, तो यहाँ पे पूरा अस्फा लगा दीजिए। तो राज्यपाल के रिकमेंडेशन पे पूरा राज्य में अस्फा लगा दिया जाएगा। या राज्यपाल ने कहा कि नहीं, नागालैंड का जो पर्टिकुलर जिला है, इस जिला में अशांति है, तो यहाँ पे अस्फा लगाइए। तो केंद्र सरकार वहाँ पे अस्फा लगाएगी और अगर अस्फा वहाँ पे लग गया तो ऐसी स्थिति में सशस्त्र बल को कई सारे पावर वहाँ पे मिल जाते हैं, सशस्त्र बल डोमिनेंट हो जाती है। वहाँ पे वहाँ की समस्याओं को निपटने के लिए सशस्त्र बल अपने तरह से काम करना शुरू करती है। तो अच्छी न्यूज़ ये है कि नागालैंड में वर्तमान में शांति है और इसी कंडीशन में समिति विचार कर रही है कि नागालैंड में अस्फा को हटा लिया जाए। प्राइम मिनिस्टर मोदी की मन की बात जरूर आप लोग सुन सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे इसे पोस्ट कर दूंगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आप लोग एक बार सुन लीजिएगा, क्योंकि देश की भावी रणनीति तय होती है मन की बात में, वो डिस्कस करते हैं और ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट होता है। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होंगे पंचायती चुनाव, लगी राज्यपाल की मोहर। डायरेक्टली बिहार में या बीपीएससी में डायरेक्टली या स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन स्टेट पीसीएस में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल में ही किस राज्य में पंचायती चुनाव में ओबीसी को आरक्षण दिया गया। तो वो राज्य जो हमारा है वो मध्य प्रदेश है। बाकी इस न्यूज़ को भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा और इसको भी एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये न्यूज़ पर मुझे डिस्कस करना मुझे समय नहीं मिल रहा, कोशिश करता हूँ मैं कल इस पर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपके साथ डिस्कस किया जाए,
सहकारी समिति, मुझे लग रहा है कि अभी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से या स्टेट पीसीएस पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में एक है सहकारी समिति। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सरकार ने पहली बार इसके लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया। आप सोच के देखिए कि सहकारिता को लेकर के सरकार इतनी सीरियस है कि पहली बार एक मंत्रालय गठन किया गया सहकारिता को लेकर के, और उसके भी मंत्री कौन बनाए गए? उसके भी मंत्री भारत के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्हें देश का पहला सहकारी मंत्री बनाया गया। इसका मतलब है कि सरकार डैम सीरियस है सहकारिता को लेकर के। दूसरा क्या है कि सहकारिता का जो विजन है कि हमें $5 ट्रिलियन का इकॉनमी बनाना है, $5 ट्रिलियन का जो हमें इकॉनमी बनाना है। सरकार को कब तक बनाना है? टारगेट हमारा है 2024 तक। और सरकार का कहना है कि अगर हम $5 ट्रिलियन का इकॉनमी बनाते हैं 2024 तक, वर्ष 2024 तक, तो ऐसे कंडीशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी सहकारिता को लेकर के। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कल एक सेपरेट वीडियो बना करके इस पर डिस्कस किया जाए, सहकारिता पे लेकर के एक कॉन्क्रीट आपके पास में नोट हो जाएगा। कल मैं कोशिश करूंगा डिटेल से डिस्कस करूं सहकारिता को लेकर के। बाकी इस न्यूज़ को आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 8.5 लाख सहकारी समिति हैं, जिनमें से 20% ऋण सहकारी समिति और शेष 80% गैर सहकारी समिति हैं। भोपाल के भेल में बनेंगे बुलेट ट्रेन और बुलेट प्रूफ के उपकरण। देखो, ये डायरेक्टली आपसे वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि मेट्रो ट्रेन और बुलेट के उपकरण कहाँ बन रहे हैं या कहाँ बनेंगे, तो ये भेल में बनेंगे। भेल भोपाल यानी मध्य प्रदेश में मेट्रो और बुलेट ट्रेन के उपकरण बनेंगे। स्टेट पीसीएस में वनडे एग्जाम में आपसे डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है। मुद्दा आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्दा पे मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करता हूँ कभी नॉर्मली, लेकिन मुद्दा आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले वीक का भी मुद्दा जो कृषि सुधार से संबंधित था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और आज का जो मुद्दा है चुनाव सुधार से संबंधित है। प्रत्येक मंडे को एक पूरा का पूरा पेज डेडिकेट होता है मुद्दा पे, और आज का जो मुद्दा हमारा है वो चुनाव सुधार, इलेक्शन रिफॉर्म्स। हर जगह इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, मेंस में इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आपको जानकारी होना चाहिए देश में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या कार्य हो रहे हैं, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देखें। परमाणु खतरा बढ़ाता चीन किस तरह से परमाणु खतरा बढ़ा रहा है, उसी को लेकर के एडिटोरियल है। कुछ पॉइंट जो मुझे अच्छा लगा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो आर्टिकल में बताया गया है, इस एडिटोरियल में बताया गया है कि 2047 तक 2049 तक चीन टारगेट रखा है कि हम विश्व का महाशक्ति बन जाएंगे। इसका मतलब ये है कि चीन ने ये टारगेट रखा है कि 2049 तक हम अमेरिका को रिप्लेस कर देंगे। अच्छा, 2049 ही क्यों टारगेट रखा है? क्योंकि कम्युनिस्ट शासन की जो शुरुआत हुई थी 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत। और कम्युनिस्ट शासन के 100 वर्ष जब कंप्लीट होगा तब चीन विश्व का सबसे बड़ा महाशक्ति बन जाएगा। इसका टारगेट रखा है खुद चीन ने। दूसरा डाटा इसमें जो दिया गया है, पेंटागन 2030 तक चीन की 400 परमाणु बम जो हथियार थी, ये प्रिडिक्ट किया था कि चीन के पास, पेंटागन ने प्रिडिक्ट किया था। अच्छा, पेंटागन क्या है? पेंटागन जो है अमेरिका का रक्षा विभाग है। तो अमेरिका का रक्षा विभाग ने जो प्रिडिक्ट किया था कि 2030 तक चीन के पास 400 परमाणु हथियार होंगे। अब पेंटागन का कहना है कि 2030 तक जो है चीन के पास 1000 से अधिक परमाणु हथियार होंगे। तो ऐसी कंडीशन में चीन अपनी मनमानी विश्व पे करेगा, और मुझे शक है, मुझे नहीं पूरे विश्व को इनफेक्ट शक है कि 2025 तक चीन ताइवान को हासिल कर सकता है। और सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब चीन ताइवान पे चढ़ाई कर रहा होगा, जब चीन ताइवान पे को हासिल करने के लिए कार्य कर रहा होगा, हासिल करने के लिए सेनाएं भेज रहा होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या पश्चिमी देश और स्पेशली क्या अमेरिका मूर्ख दर्शक होकर बना रहेगा? क्या अमेरिका सिर्फ देखता रहेगा? बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा।
और इंडिया चाइना पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, वो आज मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वो आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि भारत चीन संबंधों को लेकर के क्या क्या सकारात्मक संबंध है, क्या क्या नकारात्मक संबंध है, कहाँ दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और कहाँ दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं। तो डिटेल्स हमने डिस्कस किया उस वीडियो में, बाकी इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट है आज का। आधी आबादी के पूरे फायदे की पहल, बेटियों की उम्र, विवाह की उम्र जो 18 वर्ष था उसे बढ़ा करके 21 वर्ष करने की चर्चा चल रही है और इसको लेकर के पूरे देश भर में बहस छिड़ गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये अच्छा कदम है, सकारात्मक कदम है, कुछ लोगों का कहना है कि ये नकारात्मक कदम है। जो नकारात्मक कदम वो ये बता रहे हैं, वो ये बताते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में आप शादी करने, वोट देने का आपको अधिकार होता है, तो वोट दे करके आप देश के जो नेता है उसको चुन सकते हैं, वोट दे करके आप प्रधानमंत्री को चुन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में 21 वर्ष 18 वर्ष आपको जीवन साथी चुनने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? तो कुछ लोग जो इसके निगेटिव में वो ये तर्क देते हैं कि 18 वर्ष में अगर आप देश का प्रधानमंत्री चुन सकते हैं तो 18 वर्ष में अपना पति आप क्यों नहीं चुन सकते हैं? यद्यपि कई इसके प्रॉफिट हैं, कई निगेटिव पॉइंट है, लेकिन जो एडिटोरियल में चर्चा किया गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट का, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस टॉपिक पे पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया है। महिला सशक्तिकरण पे यदि आपको कुछ लिखना हो तो 2 कोटेशन मैं आपके साथ चर्चा करता हूं। इन दोनों कोटेशन को आप लोग यूज कर सकते हैं, खास करके ऐसे राइटिंग में इसको यूज कर सकते हैं। पहला कोटेशन है हिलरी क्लिंटन का। हिलरी क्लिंटन का कोटेशन है कि ह्यूमन राइट्स आर वुमेन राइट्स एंड वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स वंस एंड फॉर ऑल। यानी मानव अधिकार जो है वो वुमेन राइट है, महिला अधिकार ही मानव अधिकार है और मानव अधिकार ही महिला अधिकार है, ये कहना है हिलरी क्लिंटन का। दूसरा कोटेशन हमारे देश के गांधी जी का कोटेशन है कि यदि आप किसी पुरुष को शिक्षित करते हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करते हैं, लेकिन आप यदि किसी महिला को शिक्षित करते हैं तो पूरे के पूरे परिवार को आप शिक्षित करते हैं, पूरे पूरे कुल को आप शिक्षित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गांधी जी का है। दोनों में किसी एक स्टेटमेंट को कोट करते हुए आप महिला सशक्तिकरण टॉपिक पे आप लिख सकते हैं। महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष करने के क्या मायने हैं, सरकार ने ऐसा क्यों किया है? 2-3 डाटा दिया हुआ न्यूज़ में, 2-3 डाटा एडिटोरियल में दिया हुआ, मैं कोट कर रहा हूँ। इस डाटा को आप मेंस पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, कभी मेंस लिखने में आपको अच्छा काम दे देगा। पहला डाटा यह है कि आर्थिक बढ़ोतरी में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत, यानी आर्थिक जो है स्तर पे महिलाओं की भागीदारी मामले में भारत 145 देश में 139वां स्थान पे है। यानी महिलाओं की भागीदारी भारत में काफ़ी कम है, बिहार में तो और कम है इनफैक्ट। दूसरा डाटा है आईएमएफ का डाटा है कि यदि श्रम शक्ति में महिलाओं की भागीदारी पुरुष के बराबर हो जाए, यानी देश में जितना महिला है उतना ही पुरुष काम करना शुरू कर दे हर एक सेक्टर में, तो ऐसी कंडीशन में जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी होगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कर रहा है आईएमएफ। आईएमएफ का कहना है कि अगर महिलाओं की भागीदारी पुरुष के बराबर कर दिया जाए श्रम सेक्टर में, श्रम शक्ति में, तो ऐसी कंडीशन में जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी होगी। तीसरा डाटा है मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का। इनका कहना है कि यदि पुरुष और महिला की बराबरी हो जाए तो 2025 तक भारत की जीडीपी में 770 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होगी। 770 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी होगी, काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 2025 तक अगर महिला और पुरुष की बराबरी हो जाए भारत में तो ये सब तो कुछ रिपोर्ट था। अब आते हैं भारत सरकार के डाटा पे। भारत सरकार के डाटा में कहना है कि भारत में 25% महिलाओं की भागीदारी है, यानी जो श्रम में भागीदारी है वो सिर्फ 25% महिला है, 75% पुरुष भागीदार हैं और 25% महिला भागीदार है। अच्छा, 25% महिला में भी 63% महिला, यानी अधिकांशतः महिला। 100 में मान लेते हैं कि 25 महिला अगर भागीदार है श्रम में, तो 25 में भी 63% महिला, यानी आधे से अधिक महिला, यानी लगभग 15 महिला 25 में, वो जो है खेत खलियान में लगी हुई है। यानी उसका रोजगार क्या है? उसका रोजगार कृषि है। तो सवाल ये होता है कि हमें जो है इन महिलाओं को भागीदारी बढ़ाना चाहिए और ख़ास करके आईटी सेक्टर में बढ़ाना चाहिए, खास करके
विनिर्माण सेक्टर में बढ़ाना चाहिए, अन्य सेक्टर में बढ़ाना चाहिए। सिर्फ महिलाओं की भागीदारी खेत खलिहान में सीमित करने से काम नहीं चलने वाला है। तो ये कहना है इस एडिटोरियल का। काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है, इसको आप लोग जरूर पढ़ लें। कुछ बेसिक डाटा जो यहाँ पे दिया हुआ था मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया। सरकार ने चीन के 5 उत्पादों पे लगाई एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी? जब विजडम एजुकेशन मैंने शुरू किया था तो मेरा एक उद्देश्य था कि मैं जो छोटा छोटा वर्ड होता है उसको मैं एक्सप्लेन अधिक करूं। जैसे ये एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये नॉर्मल वर्ड होता है तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो इस तरह का वर्ड को मैं एक्सप्लेन करूं तो ये मेरी जो है सोच थी, मेरा दृष्टिकोण ये था। बहरहाल चलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी की तरफ। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? सिंपल शब्दों में हम समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि एक मोबाइल जो है 100 रुपये का मान लेते हैं मोबाइल। चीन में एक मोबाइल है जो 100 रुपये में मोबाइल बिक रहा है। चीन ने क्या किया है कि इस मोबाइल को भारत भेज दिया और भारत में जो है ये 100 रुपये में चीन में भले ही बिक रहा है, लेकिन भारत भेज करके इस मोबाइल को वो 80 रुपये में बेचना चाह रहा है। निश्चित तौर पे चीन में महंगा है और भारत में वो सस्ता बेच रहा है। तो इससे क्या होगा कि भारत के लोग अधिक से अधिक इस मोबाइल को परचेज करेंगे। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है कि अपने देश के सामान को अन्य देश में डंप कर देना एंटी डंपिंग कहलाता है। अब भारत सरकार क्या करेगी कि भारत सरकार इसको बराबर करने के लिए कि चीन में अगर 100 रुपये में बिक रहा है तो हमारे यहाँ भी ये 100 रुपये में बिक जाए, इसके लिए भारत सरकार इस पर 20 रुपये का ड्यूटी लगा देगी। इससे क्या होगा कि भारत में भी 100 रुपये में ये बिकना शुरू हो जाएगा। तो इसी को कहा गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि चीन में कोई सामान 100 रुपये में बिक रहा है और चीन की कंपनी भारत आकर उसे 80 रुपये में बेचना चाहती है, तो भारत सरकार क्या करेगी कि उसे 20 रुपये की ड्यूटी लगा देगी। तो 20 रुपये की ड्यूटी लगाने के बाद भारत में भी ये 100 रुपये में बिकना शुरू हो जाएगा। इसी 20 रुपये की जो ड्यूटी है उसको कहा गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदी रोधी अलख जगाने वाले डेसमंड टूटू का निधन। तो टूटू जो है दक्षिण अफ्रीका के थे जिनका निधन हाल फिलहाल में हो गया। वनडे एग्जाम में स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डेसमंड टूटू का हाल में निधन हो गया, वो कहाँ से संबंधित है? तो वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है और रंग भेद रोधी आंदोलन चलाया था। इसको आप लोग जरूर देखिए। ये जो है खास करके कनाडा के प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि चीन के खिलाफ पश्चिम देश को होना पड़ेगा एकजुट, क्योंकि चीन लगातार पश्चिम देशों में फूट बांटने का कोशिश कर रहा है। ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का कहना है। चलिए इसको बाकी एक बार लास्ट आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ, रिटर्न होता हूँ क्वेश्चन पे। आज का जो क्वेश्चन था आपके लिए, भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? तो भारत का जो सबसे छोटा रामसर साइट है वो है रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है और भारत का सबसे छोटा रामसर साइट है। यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था और स्टेट पीसीएस ने भी ये क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है? रेणुका झील, जो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। वीडियो से देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।